नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है नए वीडियो में। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी आप अभी से करते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल वरदान साबित होगा। इससे पहले हमने जियोग्राफी का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, मनोविज्ञान का प्ले लिस्ट बना रखा है, जिसमें आपके सीक्वेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वीडियो डाली हुई है। उसके बाद ये हिंदी की हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाली हुई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें पहली वीडियो में हमने आपसे सिलेबस का है, सिलेबस का चर्चा किया है, सिलेबस का परिचर्चा किया है, सिलेबस के बारे में बताया है कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न हिंदी में बनते हैं। और उसके बाद हमने हिंदी का आगमन आपको बताया है और उसके बाद वर्णमाला बताया है। तो वर्णमाला में हमने आपको स्वर बता दिया है कि आपके स्वर के कितने पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपको स्वर में हमने ह्रस्व स्वर बताया है और दीर्घ स्वर बताया है, संयुक्त स्वर बताया है, पलिप्त स्वर बताया है और उसके बाद अयोगवाह भी बता दिया है, जिसे हम स्वर मिश्रित व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हो गया था और आज की इस वीडियो में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यंजन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ की छोटी सी वीडियो में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे व्यंजन के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि स्वर के ये अधीन होते हैं। जी हाँ, ये जो आपके व्यंजन होते हैं ये बिना स्वर के मदद से बोले नहीं जा सकते। इन्हें बोलने के लिए स्वर की मदद लेना पड़ता है, इसलिए ये स्वर के अधीन होते हैं। वही दूसरे पॉइंट को समझे तो इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। स्वतंत्र उच्चारण कहने का मतलब ये है कि ये केवल अकेले नहीं होते हैं, ये स्वर की मदद से ही बोले जाते हैं, तो इसलिए इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यह स्वरों के साथ बोले जाते हैं। इसका मतलब यही है कि बिना स्वरों की मदद से ये नहीं बोले जा सकते। तो उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इतने को समझ लेते हैं तो आप व्यंजन को अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आपका एक स्पर्श व्यंजन आता है। तो स्पर्श व्यंजन को ही आप देखेंगे वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं वो जान लेते हैं। तो आप देखेंगे ये आपके 5 वर्ग आते हैं। आपका क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, उसके बाद प वर्ग आता है। तो ये आपके 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग में आपके जितने भी अक्षर होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपके क वर्ग कहने का मतलब ये है, क से आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। ऐसे ही करके आपके 5 वर्ग के आपके अक्षर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है, इसे ही स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अगर वही इसका उच्चारण स्थान आप यहीं पे देख लीजिए। अगर उच्चारण स्थान की बात आ जाए तो क वर्ग का उच्चारण स्थान अगर पूछ दे तो ये आपका कंठ से होता है। आप खुद बोल के प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। क ख ग घ अंग कुछ भी बोलेंगे तो ये आपके कंठ से ही आवाज़ निकलेगी, तो इसलिए ये कंठ से बोला जाता है। च वर्ग की वहीं पे बात की जाए तो च वर्ग आपका तालवा से बोला जाता है। उसके बाद ट वर्ग की बात की जाए तो ट वर्ग आपका मूर्धन्य से बोला जाता है और उसके बाद त वर्ग आपका दांत से बोला जाता है और प वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। तो इतना आप समझ लीजिए तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। आपसे पूछ देगा कि त वर्ग किससे बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है, क वर्ग कहाँ से बोला जाता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न बनेगा। फिर प्रश्न बन जाएगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपका एक अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन भी आपके कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। य होता है, आपका र होता है, ल होता है, व होता है। आप इतना जान लीजिए। अंतस्थ व्यंजन अगर पूछे कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं तो य, र, ल, व होता है। अगर य की बात की जाए तो ये आपका तालवा से बोला जाता है, र आपका मूर्धा से बोला जाता है, ल आपका दंत से बोला जाता है, वो आपका दंत और ओष्ठ दोनों की मदद से बोला जाता है, तो इसलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। अगर वही र का दूसरा नाम पूछे कि र को और किस नाम से जाना जाता है तो र को हम देखेंगे आप कि लुंठित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ल का पूछे तो ल आपका पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे तो आपका ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन को ही आप देखेंगे संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये भी आपके 4 होते हैं।
आपका तलाव्य स होता है, मूर्धन्य से होता है, दंत से होता है और ह होता है। अगर इसका उच्चारण आसान आपसे पूछ दे तो आप देखेंगे कि जो आपका तलाव्य से ह तलाव्य से बोला जाता है, मूर्धन्य स आपका मूर्धा से बोला जाता है, दंत से दंत से बोला जाता है, आपका ह होता है जो कंठ से बोला जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आगे आएंगे तो आपका एक संयुक्त व्यंजन आ जाता है। संयुक्त व्यंजन, जी हाँ, संयुक्त व्यंजन आ जाता है। तो संयुक्त व्यंजन से कहने का मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जो संयुक्त रूप से दो से मिल के बना हो। तो इसमें भी आपके देखेंगे चार हो जाता है। एक आपका कछ हो जाता है, त्र हो जाता है, ज्ञ होता है, उसके बाद आपका स्र हो जाता है। तो कछ को देखेंगे आप क और स की मदद से बोला जाता है। उसके बाद आपका जो त्र है, त्र त और र की मदद से ये बना है। उसके बाद ज्ञ आपका ज और अ की मदद से बना है। आपका जो स्र है उसके बाद स और र की मदद से बना है। तो इस प्रकार से आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगर संयुक्त व्यंजन पूछे कि कितने होते हैं तो ये भी आपके चार होते हैं। उसके बाद आपका होता है इसी में एक द्विगुण व्यंजन, और उसे ही उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो आप बस इसमें इतना जान लीजिए कि आपके दो होते हैं, ड और आपका ढ, यही दो आपके द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे देखेंगे, इससे ये बन सकता है कि अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या है, तो आप ऊपर से वर्णमाला अगर पढ़ते हुए आएंगे और आई ऐसे पढ़ते हुए आएंगे, फिर क ख पढ़ते हुए एकदम लास्ट में जाएंगे तो आपका ज्ञ पड़ेगा। तो वर्णमाला का अगर अंतिम वर्ण पूछे तो आपका ज्ञ हो जाएगा। वही शब्दकोश का अंतिम वर्ण पूछे तो शब्दकोश का पूछेगा तो आपका ह हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये कछ है आप देखेंगे ये ऊपर चला जाता है, क के पास में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये है। तो आपका शब्दकोश के आधार पे अंतिम वर्ण पूछे तो आप वहाँ पे ह लगाएंगे। आप इतना बस ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। आगे इसी में आपके और होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखेंगे ये कन्फ्यूजन के तहत ही गलत होते हैं। कन्फ्यूजन में पढ़ के बच्चा गलत कर देता है, साथी गलत कर देते हैं, जबकि पता उन्हें होता है। तो आपको एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे, जान जाएंगे कौन आपका अल्प प्राण होता है, कौन महाप्राण होता है। तो आप 135 इसमें ध्यान में रखिए, 135 प्लस अंतष्ट। तो अंतष्ट में आप देखेंगे आपका य आ जाता है, र आ जाता है, ल आ जाता है, वो आ जाता है। उसके बाद आपके जितने भी स्वर है वो सभी आ जाते हैं। तो 135 क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद महाप्राण की बात करें तो इसमें आप 24 ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका उष्म, उष्म में आपका तीनों सौ, और उसके बाद आपका ह आ जाता है, आप इतना ध्यान रखेंगे। 135 और 24 क्या है, इसको आप आइए यहाँ पे नीचे समझ लीजिए। तो आप ऐसे बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि क ख ग घ ङ ऐसे ही आपके पांचों वर्ग बनाएंगे। तो ऊपर आपका ये पहला वर्ग हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इसी में आप देखेंगे जो पहला होता है, उसके बाद तीसरा होता है, और जो आपका पांचवा होता है ये आपका अल्प प्राण होता है। और वही आपका जो दूसरा होता है और चौथा होता है ये आपका महाप्राण होता है। तो आप ऐसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। तो इसे 135 से हमने दर्शाया हुआ है, और जो ये महाप्राण है आपको 24 से हमने दर्शाया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद आइए वही आगे देख लेते हैं। आपका इसी में अघोष और सघोष आता है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप जान लीजिए। अगर अघोष पूछे तो ये आपका श्वास की मदद से बोला जाता है, आप इतना ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद 12 और उसके बाद तीनों आपका स आ जाता है। 12 कहने का मतलब वही है वर्ग, आप यहाँ पे समझ लिए पहला और दूसरा वर्ग, और उसके बाद तीनों सही, इतने ही आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं, आप ये इतना ध्यान में रखेंगे। वही अगर घोष पूछे, जिसे सघोष भी कहा जाता है, तो इसका प्रयोग आप देखेंगे नाद यानी आवाज़ के द्वारा किया जाता है। आवाज़ प्रमुख होता है इसमें, बिना आवाज़ से आप घोष या सघोष नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इसमें प्रयोग में नाद का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप 345 ह और अंतष्ट, य और लव जो आपके चारों हैं, उसके बाद सभी स्वर आते हैं। तो 345 कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपका ये वाला वर्ग, ये वाला वर्ग, ये और ये आपके आ जाते हैं, और उसके बाद इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। तो ये ही 345 कहने का मतलब है। उसके बाद अंतष्ट और आपके सभी स्वर ये आपके घोष के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आगे आएंगे तो एक और शब्दावली है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका संवृत्त ध्वनियाँ है।
संपृक्त ध्वनियों से भी प्रश्न आपसे बन सकता है, आपको ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आप ये जान लीजिए कि जब दो पूर्ण व्यंजन के बीच में अर्ध व्यंजन आ जाए उसे ही हम संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे दंड, दंड के बीच में आप देखिए कि आधा ही आया है तो इस प्रकार से अर्थ है, तो ये आपका संपृक्त हो गया। संबल में आधा आया, ये भी हो गया। आरंभ में आधा ये आया, ये भी हो गया। संधि में ये आया, इस प्रकार से ये है। तो आपका इस प्रकार से ये है, ये आपका व्यंजन खत्म हो गया। तो हमने आपको स्वर और व्यंजन दोनों अच्छे से बेसिक से बचा दिया है। मेन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप देखेंगे कि स्वर और व्यंजन से आपके प्रश्न बनेंगे तो इसी के बीच से बनेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।